जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं जिससे कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। तो आज हम 23 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। द हिंदू अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें 8 पेज पर जो एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीगेसी, मतलब बेसिकली ये जो एडिटोरियल है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात कर रहा है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में डिटेल में हम जो चर्चा है वो आज करने वाले हैं। मतलब आज का ये लेक्चर देखने के बाद जो जुडिशरी है उस पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, बेसिकली अगर हम सेपरेशन ऑफ फंक्शंस या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करते हैं, तो आपको इससे बाहर और कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे। प्लस यहाँ पर अगर हम इस एडिटोरियल की बात करते हैं तो ये जो एडिटोरियल है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जजेस प्रोटेम, तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है एंड ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, मतलब कि 9th पेज की, तो उसमें हमें देखने को मिलता है एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो इलेक्शन कैंपेन्स है क्या उन्हें वर्चुअल बना देना चाहिए। अभी हमें बहुत देखने को मिला है कि जो इलेक्शन कैंपेन्स है उसमें बड़ी बड़ी रैलीज हुई है जिसमें मास जो है उसका बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो निकल कर आ रहा था। तो क्या ये वर्चुअल बना देना चाहिए, इस पर ही चर्चा हो रही है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। देन यहाँ पर मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल, ये देखिए एजुकेशन के बारे में कई सारे एडिटोरियल्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, इसलिए इसको हम कवर नहीं करेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो इंडियन एक्सप्रेस में अगर हम देखें तो हमें 8 पेज पर जो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है वो है वन नेशन वन प्राइज। अब देखिए वन नेशन वन प्राइज बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है वैक्सीन के बारे में। हमने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में देखा है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में देखा है, वन नेशन वन मंडी के बारे में देखा है, एंड वन नेशन वन प्राइस यहाँ पर निकल कर आ रहा है जो कि वैक्सीन के प्राइस के बारे में बात कर रहा है। कि वह प्राइजेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो एक ही प्राइस जो है पूरे भारत में रहनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो और सभी को यहाँ पर इक्वालिटी जो है वो मिले। नहीं तो एक तरफ अगर बहुत ज़्यादा है, एक तरफ अगर बहुत कम है, तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर लोग डिसएडवांटेज्ड है ना। तो यही सारी चीज़ें जो है बोल बच्चन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। क्रक्स बेसिकली यही निकल कर आता है। देन यहाँ पर लाइफ इन अ फेथ अगर हम देखते हैं तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम आते हैं 9th पेज पर, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि चाइना ने वायरस को कैसे कंटेन किया। तो ये वाला एडिटोरियल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ एक और एडिटोरियल पर हम चर्चा करने वाले हैं जो हमें पहले देखने को मिल रहा था। तो इन दोनों के साथ मिलकर हम देखेंगे कैसे इंडिया जो है वो भी यहाँ पर वायरस को कंटेन कर सकता है। देन यहाँ पर लेसन जो कोविड से हमें सीखने को मिले हैं वो हमारे आंखों के सामने है यार। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, इकोनॉमी बोलिए, ये सारी चीज़ें हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं वही यहाँ पर हमने सीखी है। देन यहाँ पर रॉन्ग बैलेंसिंग एक्ट, यहाँ पर देखिए वो होता है ना कि एक ने यहाँ पर बोल दिया, दूसरा आर्ग्यू कर रहा है, फिर तीसरा यहाँ पर आ रहा है, चौथा आर्ग्यू कर रहा है। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि कल इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें एक एडिटोरियल देखने को मिला था कि बैलेंसिंग यहाँ पर रहनी चाहिए। मतलब कोविड से लड़ना चाहिए बल्कि अपोजिशन से नहीं लड़ना चाहिए। उसी पर यहाँ पर बातें जो है वो बोल बच्चन यहाँ पर किया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमें एडिटोरियल जो है आज के इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं। और एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें जो एडिटोरियल इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है वो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ऑन मार्स। मार्स पर ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, क्या पूरा मसला है, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर पाथ आउट ऑफ करंट क्राइसिस, कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है, ये हम कवर कर ही लेंगे। देन यहाँ पर आरबीआई प्लान कर रहा है अपकमिंग बिल के बारे में, मतलब आरबीआई प्लान्स एंड अपकमिंग बिल्स। तो यहाँ पर देखिए बिल जो है बेसिकली ये मतलब जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में यहाँ पर आने वाला है। मतलब समझ लीजिए जो क्रिप्टो करेंसी है एक वर्चुअल करेंसी जो हमें देखने को मिलती है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये किस तरीके से इसको हम अनलॉफुल बना सकते हैं एंड उसके जगह पर एक जो सेंट्रली बैक्ड करेंसी है उसको हम ला सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। जब वो बिल आ जाएगा, जब उसमें हमें ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, वो सब में डिस्कशन करने का मतलब है। नहीं तो ऐसे कोई भी इस पर डिस्कशन करेंगे तो फिर तो हो गया। तो आइए यहाँ पर हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं एडिटोरियल्स को। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कॉन्क्वेड लीगेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पर बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उस पे बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है और काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में। देन नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी। देखिए हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंस पर पहुंचने के पहले
हमें इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है वो पता रहना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ये अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न डेमोक्रेसी का, वही हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। मतलब क्या है, मतलब यह है सबसे सुपीरियर कौन है हमारे डेमोक्रेसी में, जनता है ना। मतलब एक एक्स IAS ऑफिसर जो है, उनके द्वारा एक भाषण जो है वो दिया जा रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें लाठीचार्ज किया जाता है और आपको जाने को कहा जाता है और आप चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर शासन किया जा रहा है, आप प्रजा हो, आप डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं हो। अगर डेमोक्रेसी का पार्ट होते तो वहां पर खड़े रहकर आप सवाल पूछ सकते थे और वहां पर खड़े रहकर आप आपको अकाउंटेबिलिटी जो है वो देना पड़ता था, आप वहां से नहीं जाते थे। तो मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी का पार्ट क्या है, डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत स्तंभ अगर हम देखें तो वो तो जनता ही है ना। मतलब सबसे कोर जो हम देखें तो जनता है, मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर जनता जो है, उनको अगर हम सारी चीज़ें बताते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, पारदर्शिता रखते हैं, तो अपने आप डेमोक्रेसी सस्टेन हो जाएगी, है ना। यहाँ पर सिटीजन्स का जो कंट्रोल है एंड पब्लिक मैटर में जो पार्टिसिपेशन है, वो ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर करती है। मतलब अगर हमें कुछ पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ पता ही नहीं तो उसमें हम पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। देन यहाँ पर सिटीजन्स को एम्पावर करना, कि यहाँ पर स्टेट्स को अकाउंटेबल रखे उनके ऑब्लिगेशंस के तहत। जो स्टेट मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है, उनको यहाँ पर क्या रखे, मतलब अकाउंटेबल रखे कि भैया बताओ तुमने क्या क्या किया है। फिर वो बताएंगे हमने यहाँ 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 इतने पैसे खर्च किए हैं, यहाँ 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 इतने पैसे हमने खाए हैं, एंड देन यहाँ 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 इतने इतने स्विस अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफर किए हैं, एंड इतना 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 हमने गोल्ड लिया है। ये क्या हो गई, ये हो गई ट्रांसपेरेंसी, बराबर है। अब स्टेट्स की ड्यूटी है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जनरेट करे और वो ब्रॉडली यहाँ पर सिटीजन्स को एक्सेसिबल बनाए। अब इसी का एक पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बराबर है। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद अब ट्रांसपेरेंसी जो है ये जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो यहाँ पर अगर हम जुडिशियल इसकी देखते हैं, इंस्टीट्यूशन देखते हैं, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी को। करप्शन जो है उसको यहाँ पर कॉम्बैट करता है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी है, अगर सबको सब पता है, तो फिर करप्शन कैसे हो पाएगा। यहाँ पर आर्बिट्रीनेस जो होती है, मतलब अपनी जो मनमानी है, उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर देता है। और यहाँ पर फैसिलिटेट करता है ग्रेटर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। लोगों का अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो अपने आप जो न्याय है वो जनता को लगेगा कि हाँ हमको मिलेगा। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर जो है वो पारदर्शिता नहीं है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पर जो अमीर इंसान है वो पैसे देकर कुछ भी कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो गरीब इंसान है वो कभी न्याय के लिए जाएगा ही नहीं, है ना। फिर वो क्या करेगा, कानून को अपने हाथ में ले लेगा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है फंडामेंटली यहाँ पर रीअश्योर करती है सोसाइटी को कि जस्टिस जो है वो सर्व किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, जो हम अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी देख रहे हैं उसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर पोजीशन, ये क्या है, बेसिकली एक पोजीशन है जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसके एक्शंस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए रीजन देकर। मतलब समझ लीजिए अगर डिमोनेटाइजेशन किया गया तो ये क्यों किया, ये हो गई अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है, कोई भी निर्णय लिया गया है, या कोई भी परफॉर्मेंस दी गई है, तो ये क्यों दी गई है, उसके पीछे अगर कारण है तो वो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है। अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का दूसरा मतलब है अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलती है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रिलेशनल टर्म है ना, जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर राहुल गांधी जी जो है वो बोल रहे हैं कि मोदी जी को इस जवाब का सवाल देना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी पुराना मीम है, लेकिन फिर भी मीम जो है वो तो मीम ही होता है और ये जिंदा ही रहता है। तो ये जवाब का सवाल जो है वो देना पड़ेगा मोदी जी को। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं मोदी जी को। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, इन जनरल अकाउंटेबिलिटी हमने देख ली, अब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। देखिए जजेस जो है वो भी यहाँ पर अकाउंटेबल रहते हैं। उन्होंने जो भी यहाँ पर काम किया है, उनका काम क्या होता है कि यहाँ पर जो निर्णय वो ले रहे हैं, जो डिसीजंस यहाँ पर वो ले रहे हैं, जो भी केस की सुनवाई वो कर रहे हैं, वो उन्होंने किस बेसिस पर किया, तो ये देखना, ये होता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर मनोहर वर्सेस मानिक राव आंचुले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ANR, इसमें स्टेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ट्रांसपेरेंसी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इफ एन अथॉरिटी इज मेड अकाउंटेबल
प्रोबेबिलिटी जो है एरर्स की वो भी यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि अगर उसको पता है कि यहाँ पर मैं जो भी निर्णय ले रहा हूँ वो यहाँ पर अकाउंटेबल रहेगा, जनता को पता चलेगा, तो मतलब मुझे यहाँ पर मतलब 100 से ज़्यादा करोड़ लोग जो है वो यहाँ पर मुझे देखने वाले हैं, बराबर है। तो इसलिए क्या है, मेरा निर्णय जो है यहाँ पर ये लोग भी जज करेंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर निर्णय सही ढंग से लेना है, तो यहाँ पर मैं एरर जो है वो नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002, इसने यहाँ पर ऑफिस जो है सीजीआई का या आरटीआई के अंडर में लेकर आ गया। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि अकाउंटेबल यहाँ पर जो सीजीआई का ऑफिस है वो यहाँ पर अब अकाउंटेबल हुआ है, इतने साल से अकाउंटेबल नहीं था, हाल ही में हमें ये चीज़ देखने को मिली थी। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस की क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर आइडिया जो है सेपरेशन ऑफ पावर, देखिए दो इसके तरीके निकलते हैं। इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट भी है एंड इंटीग्रेटेड भी है। अब इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड मतलब क्या, सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड मतलब क्या है। देखिए हमारे यहाँ पर सबसे नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, देन हाई कोर्ट्स है, देन सुप्रीम कोर्ट है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये हाई कोर्ट ने किसी राज्य के दे दिया तो फिर वो राज्य का मसला सुलझ गया, है ना। हमारे यहाँ पर ऐसा है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट में अगर आप केस हारते हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में अगर आप केस हारते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मतलब क्या, इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है। एंड इंडिपेंडेंस क्या है, तो हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर जो देखने को मिलती है, बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर बोलने का सेपरेशन ऑफ फंक्शन जो देखने को मिलता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों का सेपरेशन ऑफ फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ से जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जो उनका रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं उस पर्सपेक्टिव से, तो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है। जुडिशरी जो है उसको सेपरेट एक ब्रांच रखा गया है गवर्नमेंट से, एंड यहाँ पर इम्प्रॉपर अनवांटेड इन्फ्लुएंस जो है गवर्नमेंट का या बाकी ब्रांचेस का, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का, वो ना हो, तो ये हमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो है डिसीजनल इंडिपेंडेंस, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जुडिशियल डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस से फ्री रहती है। मतलब यहाँ पर कोई भी इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं रहेगा। समझ लीजिए अगर कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने अगर बोल दिया कि देखो यार मेरा ऐसा ऐसा केस चल रहा है तो मेरे इसमें ही तुम ये देना, तो ये क्या हो गया, इन्फ्लुएंस करना हो गया, है ना। तो डिसीजन में क्या हो गया, इन्फ्लुएंस करना हो गया। तो यहाँ पर डिसीजन इंडिपेंडेंस का मतलब होता है किसी भी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो ये होता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो है इससे रिलेटेड वो भी हमें कई बार देखने को मिलती है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर जो कंट्रोवर्सीज है देखने को मिलती है। तो इसमें कोलिजम सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जजेस सिलेक्टिंग जजेस, है ना, जजेस ही जजेस को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने एकेडमी ऐप पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है वो नहीं देखे हैं तो देखिए, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देन यहाँ पर जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के वो इवॉल्व हुए हैं, है ना, उनके ही तहत ये देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के एक्ट के तहत यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जजेस यहाँ पर जजेस को सिलेक्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है ये हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के हमें देखने को मिलते हैं। क्रिटिसिज्म भी है कॉलेजियम के अगेंस्ट में, जैसे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, क्योंकि ये संविधान के तहत हमें देखने को नहीं मिलता है। नॉन ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि यहाँ पर कौन जजेस सिलेक्ट हो रहे हैं, कौन से बेसिस पर हो रहे हैं, क्या क्राइटेरिया लगाया हुआ है, कुछ भी बताते नहीं है। नेपोटिज्म प्रमोट होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो अपने आप यहाँ पर एरर जो है वो तो हो ही जाएगा, है ना। नेपोटिज्म मतलब खुद की जो वंशज है उनको यहाँ पर ले लिया जाता है, नहीं इनएफिशिएंट है, क्योंकि इतना इफेक्टिवली यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो केसेस का एलोकेशन, इसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है ना। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रॉपर क्राइटेरिया जो है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये यहाँ पर एलोकेट करते हैं कोई भी केस किसी जज को, तो यहाँ पर कोई मेथड नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है ना। यहाँ पर जनवरी 12 2018 में अगर हम देखते हैं तो एक रिबिलियन जो है वो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के अगेंस्ट में आए थे। अलग अलग जो जजेस है वो निकल कर आए। पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि यहाँ पर घपला हो रहा है ना। ट्रांसपेरेंसी जो है ये भी इतनी अच्छी हमें देखने को नहीं मिलती है। देन सेक्सुअल हरासमेंट, ये भी केस हमें देखने को मिला था। एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रंजन गोगोई जी, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर सेक्सुअल हरासिंग का केस जो है वो भी हमें देखने को मिला था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती हैं जुडिशरी को लेकर। तो अब यहाँ पर कंसर्न जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो भी काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है। मतलब है ना, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो जजेस को रिमूवल प्रोसेस है वो भी काफ़ी इम्प्रैक्टिकल टाइप का है। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर किस तरीके का फॉलो किया जाता है। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी अगर जुडिशरी के अगेंस्ट में कुछ बोलता है, जुडिशरी को क्रिटिसाइज करता है, जुडिशरी को अगर गलतियां बताता है, जुडिशरी के डिसीजन में अगर बताता है कि नहीं नहीं खामियां थी, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। इसलिए जो मीडिया है वो भी इनके अगेंस्ट में कुछ बोलने को डरती है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, तो क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक्सेस जो है टू इंटरनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द जुडिशरी, यहाँ पर इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो होती है जुडिशरी की, उसका एक्सेस जो है यहाँ पर जनता को मिलना चाहिए। यहाँ पर सब्सटेंटिव वर्क जो है कोर्ट्स के, उसका एक्सेस मिलना चाहिए। यहाँ पर इंडिपेंडेंट कमिटी यहाँ पर डिसाइड करना चाहिए इशू सच एज जजेस मिसबिहेविंग एंड ऑल, एंड जुडिशियल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जो है वो भी रहना चाहिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन रहे, एंड जनता को भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यहाँ पर जो भी जजमेंट दिए जा रहे हैं ये सही ढंग से दिए जा रहे हैं, एंड जस्टिस विल प्रिवेल। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है। तो अब यहाँ पर इससे बाहर आपको जुडिशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कैसा भी क्वेश्चन आता है तो इसी पॉइंट, यही जो पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिले हैं, इसी को घुमा फिरा कर आप जो जवाब है सही ढंग से लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शुड इलेक्शन कैंपेन जो है उसको वर्चुअल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस पर ये सवाल आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है, तो इंडिया जो है वो सेकेंड वेव विटनेस कर रहा है कोविड की, और जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, और उसमें जो रैलीज है, रैलीज पे रैलीज देखने को मिल रही है। उसी पर एक वीडियो जो है वो बनाया गया था हमारे द्वारा, तो अगर आपने देखा नहीं है तो इसे ज़रूर देखिएगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी रैलीज की जा रही है, उसमें मास्क नहीं पहना जा रहा है, सब घपले हो रहे हैं, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, क्या उन्होंने वर्चुअल इन रैलीज को बनाना चाहिए। वर्चुअल मतलब सब ऑनलाइन होगा, ठीक है, जैसे अभी हम लेक्चर्स ऑनलाइन ले रहे हैं वैसे रैलीज भी ऑनलाइन होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही निकल कर आता है कि क्या यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके पास पावर है कि वो वर्चुअल कैंपेन जो है उस वो लगा सकते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं कैंपेन्स के वो फिक्स करते हैं। फॉर इंस्टेंस कैंपेन जो है नॉर्मली 48 घंटे पहले स्टॉप हो जाता है पोलिंग के, लेकिन यहाँ पर बंगाल में अगर हम देखते हैं तो 72 घंटे पहले स्टॉप करने को कहा गया। तो मतलब अपने हिसाब से वो कंडीशन जो है बनाते हैं। लेकिन जो वर्चुअल कैंपेन्स है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट के में जा सकते हैं, उनके डिसीजन के अगेंस्ट में जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक खतरा साबित हो सकता है। क्यों खतरा साबित हो सकता है, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस का निवारण हमें करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पब्लिक रैलीज कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक रैलीज से क्या होता है, जो पॉलिटिशियंस है वो जनता से जुड़ते हैं, जो जनता है उनको लगता है कि हाँ यार ये हमारे बीच का आदमी है। तो इससे रैलीज की वजह से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है बहुत ही गहरा पड़ता है। प्लस रैलीज में जितने ज़्यादा लोग आते हैं उतना ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उतना ही लोग जो है वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या यहाँ पर जो रैलीज है और जो वोटर्स है, जो वोट्स उनको गिर रहे हैं, उसमें कोई कनेक्शन है। मतलब रैलीज में बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, वोट्स भी उसको उतने पड़े हैं। देखिए ऐसा डायरेक्ट तो कनेक्शन नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी बड़ी रैली में लोग आए हैं उतने सब वोट देंगे ही, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है अच्छा खासा पड़ता है। देन यहाँ पर कैंपेनिंग जो है वो वर्चुअल मोड पर रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है क्या। देखिए इसमें डिसएडवांटेज जो है कैंडिडेट का ये है कि वो डिप्राइव्ड सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ जो है, क्योंकि बेसिक वोट जो है वो उन्हीं लोगों से मांगते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो रूरल एरिया में है, सोशियो इकोनॉमिक जो हमें बैकवर्ड देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं से वोट मांगते हैं। उन्हीं को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतनी फैसिलिटीज उनके पास नहीं रहेगी, जिस तरीके से कनेक्ट होना है उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। देन यहाँ पर आपको अब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या यहाँ पर वर्चुअल इसमें किया जाना चाहिए। तो एक प्रॉपर आंसर आपको लिखना है यहाँ पर, इसके जो बेसिकली एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कंक्लूजन सभी आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चाइना किस तरीके से वायरस को कंटेन किया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो चाइना ने रेसिडेंशियल कमिटी जो उसका यहाँ पर गठन किया था। रेसिडेंशियल कमिटीज़ का गठन मतलब बेसिकली क्या, तो ग्रास रूट लेवल पर मोस्ट क्रिटिकल रोल जो है ये रेसिडेंशियल कमिटीज़ के द्वारा प्ले किया गया था चाइना में। मतलब ऑफिशियली तो ये स्टेट का पार्ट नहीं है, और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो करके इनको डिफाइन किया गया है। ये जो कमिटीज़ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टी किसके लिए, तो इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए एंड पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा था, तो इसके तहत हमें देखने को मिल रहा था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर पॉलिसीज जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लोकल डिस्प्यूट जो है उसको मीडिएट कर रहे थे। देन यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज को असिस्ट कर रहे थे पब्लिक सर्विलेंस मेंटेन करने के लिए, हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए, एंड एल्डरली लोग जो उनको केयर करने के लिए, मतलब बेसिकली फ़ोन कर करके पूछ रहे थे कैसी हेल्थ है आपकी, क्या आपको ज़रूरत है क्या किसी चीज़ की, ये सब देखने को मिला। मतलब कंप्लीट जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया था वुहान में,
तो उससे यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि उस सिनारियो में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, जिससे कि यहाँ पर जो चाइना है उसने वायरस को कंटेल कर पाया है। अभी भी कर पाया नहीं कर पाया हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो बाहर पूरे के पूरे आंकड़े जो है वो नहीं निकालता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी वर्कर्स, स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो एंट्री एग्जिट है उसके रूल्स यहाँ पर लगाए गए। कोई भी रेसिडेंट जो है उनको यहाँ पर छोड़ने के लिए अलाउ नहीं किया गया। सेंट्रल लीडरशिप जो है प्रोविजंस बनाए गए फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर, जैसे कि सब्सिडीज हो गया, हेल्थ इक्विपमेंट्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, पब्लिसिटी हो गई। जो जो वर्कर्स है, जो कमिटी के वर्कर्स हैं, उन्होंने काफ़ी बुरी अवस्था जो है वो भी फेस की, जैसे कि यहाँ पर बर्नआउट जो है वो फेस किया, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी फेस किया, एंड यहाँ पर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है वो भी उनकी डिटोरिएट हुई थी। अब इंडिया जो है क्या कर सकता है, तो देखिए यहाँ पर इंडिया के लिए आता है रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, RWA। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, मेंबर जो है RWA के, ये म्यूचुअलिटी एंड रेसिप्रोकेसिटी जो है ये सोशल रिलेशनशिप में शेयर करते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर सोशली कॉमन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसके तहत ये और अच्छी तरीके से कनेक्टेड होकर लोगों से काम कर सकते हैं। एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो सोशली रेनफोर्सिंग है ना, बॉन्ड एक बनता है म्यूचुअल लव का, रिस्पेक्ट का एंड अप्रिसिएशन का, कि जिनके साथ भी ये काम कर रहे हैं, जहां पर भी काम कर रहे हैं, तो वहां पर एक म्यूचुअल लव रहेगा, रिस्पेक्ट भी रहेगी एंड अप्रिसिएशन भी रहेगा। ये जो अरेंजमेंट है ये यहाँ पर प्रेशर हॉस्पिटल से रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि जो भी नेसेसरी क्रिटिकल केयर फंक्शनिंग है वो अगर यहाँ पर ये कर लेते हैं तो जो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हॉस्पिटल के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है प्रूव किया हुआ है, जो भी यहाँ पर इनिशियल वेव थी पेंडेमिक की उसमें हैंडल करने के लिए। एंड ये जो एसोसिएशन है यहाँ पर स्मॉल क्लस्टर ऑफ पीपल जो है उनको भी ले सकते हैं, जिनको हम डोमेस्टिक हेल्पर्स कहते हैं, जो यहाँ पर आसपास के एरिया में रहते हैं और यहाँ पर कम्युनिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके यहाँ पर सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको आता है तो क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये एक सोल्यूशन के तौर पर आप लिख सकते हो विद केस स्टडी ऑफ चाइना, चाइना केस स्टडी भी देकर। देन यहाँ पर हम ऑक्सीजन जो है मार्स पर प्रोड्यूस किया गया उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है, देखिए नासा का जो परसिवरेंस मिशन है वो यहाँ पर उसने एक जो हॉलमार्क है वो अचीव किया है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डिवाइस है अब्रॉड रोवर, इसने यहाँ पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया है थिन मार्शियन एटमॉस्फेयर से फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस किया है, क्या इसके पीछे कारण है, तो यहाँ पर देखिए परसिवरेंस जो है कैसे उसने मार्स पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो है वो किया। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो मार्स मार्स का इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसे हम मोक्सी कहते हैं, इसने 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस किया है कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना, मार्शियन एटमॉस्फेयर में। जो मार्स है उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है, जो कि इनफ है यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को 10 मिनट की सांस लेने के लिए। मतलब सिर्फ 10 मिनट्स की सांस जो है एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर ले सकते हैं, ये अगर हम इस तरीके की ऑक्सीजन देखें तो। मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है 96% है ना, एंड ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 0.13% है। अगर हम अर्थ पर देखते हैं तो 21% के आसपास हमें देखने को मिलता है क्या, तो ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ट्रीज की तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर मॉक्सी जो है ये हमें जो देखने को मिल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। तो जैसे हमारे जो ट्रीज है वो भी यही काम करते हैं, है ना। ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो मॉक्सी है ये सेपरेट करता है ऑक्सीजन आइटम को कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये किस तरीके से करता है, तो हीट जो है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस वो इस्तेमाल करता है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन आइटम जो उनको अलग करता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर CO2 से O2 जो है यहाँ पर ये अलग करता है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। क्लियर है, तो यही इतना आपको पता रहना चाहिए, बाकी इसमें PhD जो है वो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।